चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा जरा पीछे देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे थे। तो हम लोग थे यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था कि इस तरीके से हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर को लिखना सीखा था कि सर पोजीशन वेक्टर एग्जैक्टली कैसे लिखा जा रहा है और किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर को हम लोग जो है कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई तुम्हारे पास एक्स वाई प्लेन। अब किसी का मन ये कहता है कि देखिए सर ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एक्स वाई प्लेन में ही कहानी होगी। इसने कहा बात तो सही है, इसने क्या मतलब हुआ। इसने कहा ऐसा समझिए सर कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक शेप रखता हूँ, ठीक है। इस शेप के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा देखिएगा, आपको दिखाता हूँ क्या बता रहा हूँ मैं। शेप जो है क्यूब में ले आते हैं, इस पे लाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर ये पर्टिकुलर डायग्राम आपके सामने रखा, ठीक। मैं क्या कहता हूँ ना कि देखो हम लोगों ने ये पता कर लिया था कि अपना जो ये y और ये जो तुम्हारे पास x और ये तुम्हारे पास जो z एक्सिस है, ये तुम्हारे पास अपनी एक्सिस है ना। हम लोग को पता है कि एम एन तुम्हारे पास एस आर जो तुम्हारे पास प्लेन है वो तुम्हारे पास वाई जेड प्लेन है। इसने कहा हाँ ठीक है तो फिर इसने कहा कि अपना जो ये तुम्हारे पास एस टी क्यू आर जो है वो अपना कैसा प्लेन है, वो एक्स प्लेन है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे तुमको कन्वेंशनली हमने एक्स वाई में पढ़ाया, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा जिंदगी भर हम आपको एक्स वाई पढ़ाते रहेंगे। हमें कभी आपको वाई जेड प्लेन भी बताना पड़ेगा, हमें कभी आपको एक्स जेड प्लेन भी बताना पड़ेगा। इसने कहा हाँ सर बताना पड़ेगा। तो इसने कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्लेन में इंटरेस्टेड हूँ, कौन से वाले प्लेन में इंटरेस्टेड हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से मैंने ये तुम्हारे पास ये बनाया, ठीक। और फिर मैंने यहाँ से ओरिजिन से यहाँ से मैंने उठा लिया तुम्हारे पास, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे इधर की तरफ मैंने ये बना दिया ऐसे, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये सब कौन सा वाला प्लेन है, तो मैं कहूँगा कि बेटा ये जो है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास वाई जेड वाला प्लेन है, ठीक। अब अगर मान लो कि मैंने वाई जेड प्लेन पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा तुम्हारे पास क्या, मैंने यहाँ पे लिखा तुम्हारे पास 2,3, ठीक है। और जैसा कि हम लोग को बचपन में टीचर ने ये बताया था कि बेटा जब तुम दो कोऑर्डिनेट देखोगे ना, तो जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स को इंडिकेट करेगा, जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो वाई को इंडिकेट करेगा। बात तो सही सिखाई थी टीचर ने, लेकिन वो बात एक्चुअली में जब टीचर ने सिखाई थी वो एक्स वाई प्लेन के लिए थी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ये प्लेन है ना सर, ये हमारा प्लेन वाई जेड प्लेन है। तो वाई जेड प्लेन में क्या इंडिकेट करता है, जो पहला वाला है, ठीक है, जो पहला वाला है वो तुम्हारे पास वाई को इंडिकेट करेगा। इसने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर हम यहाँ पे इंडिकेट करें तो ये तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट और ये तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट, इसका मतलब ये तुम्हारे पास 0,2, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 3,0। इसने कहा कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। तो इसने क्या बताया इसने कहा कि अब ये वाइडेड प्लेन पे है। एक मिनट जरा इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, जरा तो नहीं कंफ्यूज करेगा अभी। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ये दूरी हमने लिखी तुम्हारे पास 3, और ये दूरी हमने कितनी लिख दी है, ये दूरी हमने यहाँ पे लिख दी है तुम्हारे पास 2। तो जो 2 यहाँ का है, यहाँ का जो 2 है और यहाँ का जो 3 है, ये जो 2 है यहाँ का, ये तुम्हारे पास वाई कोऑर्डिनेट को तुम्हारे पास इंडिकेट कर रहा है, और ये जो तुम्हारे पास 3 है ये तुम्हारे पास जेड कोऑर्डिनेट को तुम्हारे पास जो है इंडिकेट कर रहा है। तुम कहोगे ठीक सर कोई बात नहीं। अब तुम कहोगे कि हमें इसका जो है ये ओ पॉइंट है और ये हमारा एस पॉइंट है, मुझे ओ एस वेक्टर लिखना है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे सर आपने जो पिछली बार पढ़ाया था तो उसमें आपने ये बताया था कि जब हम ऐसा लिखते हैं तो हम दो पॉइंट ले लेते हैं। एक ले लेते हैं तुम्हारे पास x1 y1, एक ले लेते हैं x2 y2। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तुम ऐसे कर सकते हो कि 2,3 लिखा हुआ है ना, 2,3 में तुम कैसे कर सकते हो, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा तुम्हारे पास y1 कॉमा तुम्हारे पास z1, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा तुम्हारे पास y2 कॉमा तुम्हारे पास z2, ठीक है। तुम कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे ओ एस वैक्टर इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 तुम्हारे पास कितना j कैप प्लस z2 माइनस तुम्हारे पास z1 तुम्हारे पास कितना k कैप। इसने कहा कि ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी हो गई, y2 की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कितनी, y2 की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 2 माइनस तुम्हारे पास 0 j कैप, और z2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 माइनस 0 तुम्हारे पास k कैप। तो अपना जो ओ एस वेक्टर आया वो क्या निकल के आया, वो आया 2j कैप प्लस तुम्हारे पास 3k कैप। इस तरीके से अपना आंसर बना। बात समझ आई।
इसमें एग्जैक्टली तुमको क्या समझने को मिला? तुमको ये समझने को मिला कि अगर मैंने यही वाला पॉइंट 2,3 मैंने यहाँ पे लिया होता, इस वाले एक्स वाई प्लेन पे लिखा होता, तो मैं इसे क्या लिखता? मान लो कि ये मेरा एस पॉइंट होता, सॉरी ये मेरा जो है कोई एल पॉइंट होता, ये मेरा एस पॉइंट है, तो मैं एस एल वेक्टर को कैसे लिखता? मैं लिखता 2 माइनस जीरो तुम्हारे पास आई कैप प्लस 3 माइनस जीरो जे कैप, तो इसे मैं लिख देता कितना 2 आई कैप प्लस तुम्हारे पास 3 जे कैप, ऐसा लिख देता। लेकिन लेकिन मैंने क्या किया? लेकिन मैंने यहाँ पे ये किया कि मैंने इसको yz प्लेन पे ले लिया। तो whenever you are taking in any point in the yz plane, do remember that you are going to use here j cap and तुम्हारे पास k cap. If you are using xy plane तो तुमको यूज करना पड़ेगा क्या i cap और j cap। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया होता इधर, ठीक है, ये तुम्हारे पास 7,4 ले लिया होता, तो 7 किसको इंडिकेट कर देता है? x को, और 4 किसको इंडिकेट कर देता है? z को। तो मैं क्या लिखता? मान लो इसके मैंने जो है h लिख लिया होता, तो मैं एस एच वेक्टर कैसे लिखता? मैं इसे लिखता 7 माइनस जीरो तुम्हारे पास आई कैप प्लस 4 माइनस जीरो तुम्हारे पास के कैप। इसका मतलब ये हो गया 7 आई कैप प्लस तुम्हारे पास 4 के कैप। इस तरीके से हमने यहाँ पे इस वेक्टर को लिख लिया। क्या सभी को मेरी बात क्लियर हुई कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अगर आपका प्लेन एक्स वाई है तो सिंपल सी बात है, अगर आपका प्लेन एक्स वाई है तो सिंपल सी बात है, वहां तुम्हारे पास एक तो आई आएगा और एक तो जे आएगा। अगर आपका प्लेन वाई जेड है तो इसका मतलब जे आएगा और के आएगा। अगर आपका प्लेन एक्स जेड है तो सिंपल सी बात है, आई आएगा और के आएगा। ठीक है, तो ये मतलब नहीं हुआ कि पॉइंट कहीं पे भी हो हम आई और जे ही लेंगे, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन सा प्लेन दिए हो इस बात पे डिपेंड करता है, आई आएगा जे आएगा के आएगा, इस बात पे डिपेंड करता है तुम्हारे पास कि कौन सा पॉइंट आप लिए। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस बात पे? ठीक, अब एक और बात समझो। अब ये तो बात हो गई तुम्हारे पास जो है किसकी, ये बात हो गई सर हमारे पास जो है 2D की। अब हम 2D की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ हम 3D की बात भी कर ले रहे हैं। ठीक है, हम 3D की बात कर ले रहे हैं और हम जो है इसको भी देख लेते हैं कि सर ये कैसे हमको समझना होगा। इसने कहा ठीक 3D की बात कर लेते हैं। अब देखो, अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि मैं फिर से एक बार फिगर रखना चाहूंगा ये वाला, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए जरा, अब मैंने यहाँ पे इसको लिया। अब मैंने क्या कहा कि अब मैं यहाँ पे आपको 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीजें, बस आप सीक्वेंस से इसको समझते जाइए। ठीक है, एक बार आप समझ गए तो आप बड़े आराम से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये पॉइंट लिया, मैंने ये लिया मैंने अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ये अल्फा बीटा कॉमा गामा छोड़ते हैं, कुछ और ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं तुम्हारे पास जो है ई, तुम्हारे पास एफ कॉमा तुम्हारे पास जो है कॉमा तुम्हारे पास एच। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,0,0। पहला वाला कौन एक्स, दूसरा वाला कौन वाई, तीसरा वाला कौन बेटा जेड। ठीक है, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो क्या है ई कॉमा तुम्हारे पास एफ कॉमा तुम्हारे पास जो है एच। ये मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए। आप नंबर भी ले सकते थे, हाँ मैं नंबर भी ले सकता था, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। ठीक है, इसने कहा ठीक है। अब मान लो कि मेरे को एस पी वेक्टर निकालना है, समझना, मान लो कि मेरे को एसपी वेक्टर निकालना है, तो इसने कहा पोजीशन, इसने कहा पोजीशन ऑफ तुम्हारे पास फाइनल पॉइंट, पोजीशन ऑफ तुम्हारे पास फाइनल पॉइंट माइनस तुम्हारे पास पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट, माइनस तुम्हारे पास पोजीशन ऑफ क्या, पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी आप एस पी वेक्टर लिखते हो ना तो इसे बोलते हैं हम इनिशियल। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास फाइनल, इनिशियल से फाइनल की तरफ। इसने कहा हाँ ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा e माइनस तुम्हारे पास जीरो। अच्छा, इसे मैं कह सकता हूँ ये x1 कॉमा y1 कॉमा तुम्हारे पास z1 है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास x2 कॉमा y2 कॉमा तुम्हारे पास z2 है। इसने कहा ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिख देना चाहिए, यहाँ पे मेरे को लिख देना चाहिए x2 माइनस तुम्हारे पास x1 तुम्हारे पास i कैप, y2 माइनस y1 कितना j कैप, और Z2 माइनस Z1 तुम्हारे पास कितना K कैप। ओके, X2 माइनस X1 मतलब E माइनस जीरो तुम्हारे पास I कैप। ओके, F माइनस जीरो J कैप, और तुम्हारे पास कितना, और तुम्हारे पास H माइनस जीरो K कैप। तो आंसर आया E ऑफ दी I कैप, F ऑफ दी J कैप एंड तुम्हारे पास H ऑफ दी K कैप। अब मान लो कि मैंने इसकी जगह कोई वैल्यू ले ली होती, मान लो इसकी जगह मैंने ऐसे ले लिया होता 2,7,11 ले लिया होता, तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, यहाँ लिख देता मैं 2 आई कैप प्लस तुम्हारे पास 7 जे कैप
प्लस तुम्हारे पास 11 के कैप। इस तरीके से तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा तुम्हारे पास एसपी। क्या बात क्लियर हुई सभी लोग को? बात समझ आई? तो अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा तो इसका मतलब मैं अगर लाइन ज्वाइन करता तो कैसे करता, मैं लाइन ज्वाइन ऐसे कर देता, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट मेरा क्या कहलाता, ये पी पॉइंट को ज्वाइन कर देता, मैं एस पॉइंट को ज्वाइन कर देता और मैं एसपी वेक्टर निकाल लेता। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एसपी वेक्टर निकाला करते हैं। सभी लोगों को क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब अगर कोई बच्चा मुझसे यहाँ पे एक सवाल पूछेगा, उसने कहा कि भाई मेरे को मैग्नीट्यूड बताओ, मेरे को ना आप मैग्नीट्यूड बताओ, तो यार सिंपल सी बात है, मैंने पिछली बार आपको मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, जब आप कोई पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। उस हिसाब से देखा जाए तो वी कैन फाइंड 2 का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 7 का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 11 का स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया है 49, ये हो गया है तुम्हारे पास 121। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 121 प्लस 9 130 और 170 और ये हो जाएगा कितना 174 का अंडर रूट। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ तुम्हारे पास वेक्टर वेक्टर तुम्हारे पास एसपी इज इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ एस वेक्टर तुम्हारे पास एसपी इज इक्वल्स टू कितना 174 का अंडर रूट यूनिट्स। अब यूनिट्स में सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर जो भी लिखना है वो तो लिख सकते हो अपने क्वेश्चन के हिसाब से। सभी लोग को बात क्लियर हुई कि 2D में आई जे के या आई के आ सकता है और 3D में तो तीनों लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब किसी का मन करेगा कि 1 मिनट 2D बता दिया 3D बताया 1D तो बताया नहीं, अरे तो 1D बताने की जरूरत भी क्या थी, क्यों नहीं जरूरत है? इसने कहा कि देखो तो 1D सीखना है तो आप 1D भी देख लो फटाक से। अब कोई कहता है कि मान लो कि 1D की बात कर ले सर, तो कैसे समझाओगे? तो यार देखो बहुत सिंपल है, अगर मुझे को 1D, एक मिनट ठीक है जरा, हाँ यहाँ पे लिखते हैं। अब मान लो कोई कहता है कि सर नहीं मेरे को 1D सीखने का है, तो हमने कहा कि देखो बेटा मान लो तुमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया। अब अगर तुम यहाँ पे पॉइंट ले लो तो मैं क्या ले सकता हूँ 0,0,7 ही ले सकता हूँ। ये 0,0,7 क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, जेड कोऑर्डिनेट क्या है 7। इसने कहा ठीक है। अब मान लो मैं तुम्हारे पास जो है एस एक्स कोऑर्डिनेट है, मान लो मैं तुमसे एस एक्स वेक्टर पूछ रहा हूँ, तो क्या लिखोगे तुम 0 - 0 आई कैप प्लस 0 - 0 जे कैप प्लस 7 - 0 के कैप। ये पर्टिकुलर तुम्हारे पास आ गया क्या, ये पर्टिकुलर तुम्हारा वेक्टर आ गया। इसने कहा एस एक्स वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ये तुम्हारे पास 0, अच्छा 0 हो गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं, तो 7 के कैप लिखा। इसका मतलब ठीक है, अब मैं 7 के कैप का जो वेक्टर उसकी वैल्यू चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा 7 स्क्वायर करूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 7 यूनिट्स। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट द पोजीशन वेक्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आप 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आप 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आप क्या फॉलो कर रहे हैं, ये बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। सभी लोग को यहाँ तक बात समझ आई? किसी के मन में हल्का फुल्का छोटा मोटा कोई डाउट है तो अपने मन में पूछिए। अगर आपको लग रहा है कि हमको ये बात समझ नहीं आई तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। सभी लोगों को क्लियर है भाई, फंडा क्लियर है ना? देखो वेक्टर बहुत ध्यान से सीखना है, मैं बता रहा हूँ पूरा वेक्टर पूरी फिजिक्स में 11th में भी और 12th में भी बहुत काम आएगा। अगर आप वेक्टर से चूक गए ना तो आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको आते नहीं होंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। जब सवाल समझ में नहीं आएगा तो तुम करोगे कैसे, मुद्दा तो ये है। तो वेक्टर को बहुत ध्यान से सीखिए। और मैं आपको वेक्टर में 3 लेवल पढ़ाऊंगा, एक इजी लेवल, एक डिफिकल्ट लेवल और एक बहुत डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, तो जो आपका 2 लेवल हैं वो तो आपके स्कूल के काम के लिए हैं, कुछ पार्ट में ऐसा पढ़ाऊंगा जिससे आप कंपटीशन के कुछ सवालों को समझना शुरू करें कि वो पूछा क्या गया है। ठीक है, चलो वो तो बात की बात है, जब आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अब आगे बात करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ आ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा ये टॉपिक क्यों क्यों पढ़ा रहे हो, ये टॉपिक हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के। बात तो सही है, ठीक, क्या करोगे? तो सबसे पहले इसने कहा कि देखिए अभी जब हम लोगों ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि बेटा एक तुम्हारे पास F2 है 4 न्यूटन, एक तुम्हारे पास F1 है 3 न्यूटन। ठीक, उस समय मैंने तुमको सिर्फ ये 2 बातें बताई थी कि ये बेटा 90 डिग्री है। तुमने कहा था कि सर ठीक है अगर ये है
तो हम f1 स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास f2 स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2f1 f2 और cos 90 होता है 0। तो उस हिसाब से हमने सर यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर निकाला और ये वैल्यू आ गई थी 5 न्यूटन। फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया tan अल्फा का, जो कि होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये हो गया है f2 तुम्हारे पास कितना, f2 तुम्हारे पास साइन 90 अपॉन f1 प्लस तुम्हारे पास f2 तुम्हारे पास cos 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये हो गया था 4, ये हो गया था 3, ये हो गया था तुम्हारे पास कितना tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3। मैंने बताया था, याद कर लेना कि tan 53 डिग्री होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, अल्फा की वैल्यू हो गई 53 डिग्री। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझिएगा, ये हमने क्या किया था, ये हमने सर ये सीखा था कि जब कोई दो वेक्टर दिए हों तो कैसे तुम्हारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना। इसको यहाँ ना बना दें, अलग से बना दें, ज़्यादा बेहतर है। ये यहाँ से ये, हाँ तो मैं इसको अलग से बना दे रहा हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दो पर्टिकुलर केस दिए, तो इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके हम इनसे ये जानकारी निकाल पाए हैं कि अगर तुमको दो फोर्सेस दे दी जाए किसी पर्टिकुलर एंगल में, तो तुम बड़े आराम से आर की वैल्यू 5 न्यूटन भी निकाल लोगे और अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री भी निकाल लोगे। मतलब अब इन दोनों फोर्सेस की कोई जरूरत नहीं है, ये फोर्स अकेला लगेगा और वही काम करेगा जो ये लोग मिल करके कर रहे थे। ये बात हमें पता है, ठीक है, ये बात हमको पता है। इसने कहा जब ये बात पता है तो दोबारा क्यों बता रहे हैं, बात तो सही, दोबारा क्यों बता रहे हैं। अब देखते हैं जरा, इसने कहा अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या मतलब हुआ, इसने कहा कि देखिए मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ इसको। इसने कहा कि मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा और मैंने यहाँ पे आपसे सिर्फ इतना कहा कि भाई ये तुम्हारे पास जो है मैंने ये यहाँ पे बनाया, ठीक है। इस बार मेरे को गिवन होगा, मेरे को गिवन होगा तुम्हारे पास आर और तुम्हारे पास अल्फा, और मैं फाइंड करूंगा तुम्हारे पास क्या F1 और F2। इसने कहा ओके। पिछली बार मेरे को क्या गिवन था, गिवन था मेरे को तुम्हारे पास F1 और F2, और मैंने फाइंड क्या किया था, R और अल्फा। बात समझ में आई क्या होने वाला है, ठीक है ना। पहले क्या गिवन था, क्या फाइंड कर रहे थे, अब क्या गिवन रहेगा और क्या फाइंड करोगे। मतलब कि रोल रिवर्सल होने वाला है। पहले मेरे को तुमने दो वेक्टर दे दिए थे, उनके बीच का एंगल बता दिया था, है ना, तुमने मेरे को उनके बीच का एंगल बता दिया था। इस बार हम तुमको आर और अल्फा दे देंगे और तुम्हारे से F1 और F2 पूछ लेंगे। इसने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, तो मजा ही आ जाएगा। इसने कहा ठीक चलो आगे बढ़ते हैं। और इसने कहा हाँ थीटा भी निकाल सकते हैं। इसने कहा ये कैसे होगा सर, इसने कहा कि देखो कैसे होगा। लेट अस कंसीडर कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट P है, ये तुम्हारे पास y एक्सिस है, ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे को r गिवन होगा, तो मैंने कहा इसको लेट सपोज मैंने a वेक्टर ले लिया। इसने कहा ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ सर, इसने कहा कि आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे अगर जैसे मैं आपके सामने ये बनाऊँ, यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ, ठीक है ऐसे, और इस लाइन को मैं कहूँ ये तुम्हारे पास O है, ठीक है, ये तुम्हारे पास M है और ये तुम्हारे पास P। तुम कहोगे ओके ठीक है कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको तुम्हारे पास पहले तो मैं लिखूंगा बाय ट्राइंगल लॉ, बाय तुम्हारे पास ट्राइंगल लॉ, ठीक है, बाय ट्राइंगल लॉ, ठीक। बाय ट्राइंगल लॉ मैंने लिखा, या एक काम करते हैं हम ट्राइंगल लॉ की जगह जो है कुछ और लिख देते हैं, हम लिख देते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो इसने कहा कि इसको हटा देते हैं और इसकी जगह लिख देते हैं तुम्हारे पास बाय तुम्हारे पास पैरेललोग्राम लॉ, बाय पैरेललोग्राम तुम्हारे पास लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ने क्या कहा था कि हमारा जो आर वेक्टर होगा वो पहली डायगोनल, ठीक है, और दूसरी डायगोनल के बराबर होगा, जिसमें हमारे पास ये थी हमारे पास ए वेक्टर, ये थी हमारे पास जो है बी वेक्टर, और एज अ रिजल्ट ये हमारा आया था आर वेक्टर। तुम कहोगे हाँ, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ तुम्हारे पास जो है क्या नाम है ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है ओएम वेक्टर प्लस तुम्हारे पास एमपी वेक्टर। इसने कहा आपने एमपी वेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि एमपी वेक्टर ही तुम्हारे पास जो है ओपी डैश वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि हम तो पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसने कहा हाँ कर तो सकते हैं। तो इसने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारे पास जो वेक्टर ए है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, तो हमने इसका नाम ले लिया तुम्हारे पास ए एक्स वैक्टर, और इसका नाम ले लिया तुम्हारे पास ए वाई वैक्टर, और इसको भी हमने कह दिया ए वाई वैक्टर। तो हमने क्या लिख पाया कि ए वेक्टर ही तुम्हारे पास जो है ए एक्स वेक्टर होगा और तुम्हारे पास जो है ए वाई वेक्टर होगा। तुम कहोगे हाँ ठीक है,
इस बात में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बड़े आराम से इसको ये बात हम कह सकते हैं। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आई बात तुम्हारे पास यहाँ पे अल्फा की, ठीक है, अल्फा गिवन होगा, सिंपल सी बात है। हमने क्या बोला, हमने कहा कि चल इन तुम्हारे पास ट्राइंगल, ओके समझना जरा, इन ट्राइंगल तुम्हारे पास ओपीएम की अगर हम लोग बात करें, ओपीएम ट्राइंगल की हम लोग अगर बात करें, तो हमने कहा कि कॉस अल्फा लिखा जाए। कॉस अल्फा होता है बेस, बेस अपॉन तुम्हारे पास कितना, हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज। व्हेनेवर आई एम राइटिंग लाइक दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो सिंपल सी बात है यार, मुझे वैल्यू दोगे ना, मुझे क्या दोगे, मुझे वैल्यू दोगे। इसने कहा ठीक है, मुझे क्या दोगे, मुझे वैल्यू दोगे। इसने कहा ठीक है, दे देंगे सर। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब हुआ ए एक्स वेक्टर का तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड अपॉन तुम्हारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या लिख लिया, इसे ए एक्स अपॉन ए लिख लिया। तो इसका मतलब मैं ए एक्स को क्या लिख पाया, ए तुम्हारे पास कॉस अल्फा लिख पाया। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना फिर से ध्यान से, इसने कहा मैं साइन अल्फा लिखना चाहता हूँ। साइन अल्फा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन तुम्हारे पास जो है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसने कहा कि कैसे लिखोगे, इसने कहा ऐसे लिखेंगे, पीएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और तुम्हारे पास ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको लिख लिया पीएम अपॉन तुम्हारे पास ओपी। अच्छा, पीएम तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास ए वाई। ओपी तुम्हारे पास क्या है, ये है ए एक्स ए। तो ए वाई की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई तुम्हारे पास ए साइन अल्फा। कितनी बात समझाई। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखिए ऐसा है, अगर आपको ध्यान हो, बाय यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट, बाय तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट, अगर आपको यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट ध्यान हो तो आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि ए कैप इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द ए वेक्टर होता है। हमने कहा अलोंग एक्स डायरेक्शन, हमने कहा कि अलोंग तुम्हारे पास एक्स डायरेक्शन। तुम कहोगे हाँ सर अलोंग तुम्हारे पास एक्स डायरेक्शन, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि ए एक्स वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ द ए एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन लिखने के इच्छुक हूं, मैं क्या लिखूं। आपने बताया था सर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन जो होता है वो होता है आई कैप। तुम कहोगे हाँ सर बताया तो था। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए एक्स वेक्टर को कितना, ए एक्स तुम्हारे पास आई कैप। उन्होंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि अलोंग वाई डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, तुम कहोगे अलोंग वाई डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे ना सर, तो कैसे आएगा, ये आएगा ए वाई वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द ए वाई वेक्टर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना, जे कैप। तो अब ए वाई वेक्टर जो तुम्हारे पास आया वो आया तुम्हारे पास ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। हमने कहा ठीक है, हमने कुछ कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं। पहली बात मैं इस पे ध्यान देना चाहूँगा, दूसरी बात मैं इस पे ध्यान देना चाहूँगा, तीसरी बात मैं इस पे ध्यान देना चाहूँगा, चौथी बात मैं इस पे ध्यान देना चाहूँगा, और जो मेन अल्टीमेट बात है वो मैं इस पे ध्यान देना चाहूँगा। आप करना क्या चाह रहे हो, अब मैं फाइनल बात करने वाला हूँ, आप उसको देखना, ठीक है। मैंने कहा कि हम लोगों ने ए वेक्टर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है ए एक्स तुम्हारे पास वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर लिखा था। तुम कहोगे हाँ। ए एक्स वेक्टर को हम लोगों ने ए एक्स तुम्हारे पास आई कैप प्लस तुम्हारे पास ए वाई जे कैप लिखा था। तुम कहोगे हाँ। इसका मतलब ए एक्स को मैंने क्या तुम्हारे पास ए कॉस अल्फा तुम्हारे पास आई कैप और ए साइन अल्फा तुम्हारे पास जे कैप लिखेगा। तुमने कहा हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब से जो ए वेक्टर होगा, ठीक है, अब मैं उसको आज के बाद से ए कॉस अल्फा आई कैप लिखूंगा और ए साइन अल्फा तुम्हारे पास जे कैप लिखूंगा। ये हो गया मेरे वेक्टर लिखने का तरीका। अब तुम कहोगे ये क्या कर दिया आपने, ये आपने क्या कर दिया, ये आपने एक पोजीशन वेक्टर को लिख करके दिखाया सर। उस पोजीशन वेक्टर को जब लिख करके दिखाया तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी, ठीक है, और अल्टीमेटली मैं पहुंच कहाँ पे गया, मैं पहुंच गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये भाई साहब ए एक्स वेक्टर थे कौन, ए एक्स वेक्टर थे कौन, ये थे कंपोनेंट ऑफ तुम्हारे पास ए वेक्टर अलोंग तुम्हारे पास जो है एक्स डायरेक्शन, अलोंग तुम्हारे पास क्या, अलोंग तुम्हारे पास एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इन्होंने कहा ए वाई वेक्टर कौन थे, इन्होंने कहा ये कौन थे, ये थे तुम्हारे पास जो है कंपोनेंट ऑफ तुम्हारे पास ए वेक्टर तुम्हारे पास अलोंग क्या, अलोंग वाई डायरेक्शन। इसने कहा कि ये सब तो सब चीजें ठीक है, पर हमारा क्वेश्चन क्या था, जरा सुनिए ध्यान से। हमारा क्वेश्चन था कि हमको आर की वैल्यू 5 न्यूटन है और अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री है, और हमको F1 और F2 और थीटा की वैल्यू चाहिए थी। इसने कहा हाँ बात सही है। अब इसने कहा अगर तुम ए वेक्टर को, अगर तुम ऐसे लिख सकते हो,
ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब तुम आर वेक्टर को भी लिख सकते हो। इसने कहा हाँ लिख तो सकते हैं। इसने कहा फिर लिख के दिखाओ। हमने कहा ठीक है चलो आओ देखते हैं भैया लिख के देखते हैं। अब हमने जैसे इसको यहाँ पर उठाया, हमने कहा कि हमको सवाल में क्या गिवन था, हमको सवाल में गिवन था कि ये अपना जो है आर वेक्टर है, ठीक है, और इसकी हमको जो वैल्यू दे रखी थी वो 5 न्यूटन दे रखी थी, और हमको अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री दे रखी थी। मैंने कहा भाई मैं लिखना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं आर वेक्टर को लिखना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आर कॉस तुम्हारे पास 53 डिग्री तुम्हारे पास आई कैप, ठीक है, आर तुम्हारे पास साइन 53 डिग्री तुम्हारे पास जे कैप। तुम कहोगे अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमको ये बात साफ साफ क्लियर है कि जो आर वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट आएगा, आर वेक्टर को जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो कौन होगा, वो F1 होगा, और आर वेक्टर का जो y कंपोनेंट आएगा वो कौन होगा, वो तुम्हारे पास F2 होगा। इसका मतलब है कि क्या मैं Rx Ry निकाल करके तुरंत F1 और F2 की वैल्यू जान जाऊंगा? उसने कहा हाँ बिल्कुल जान जाओगे। इसने कहा ये कैसे? इसने कहा ऐसे, सिंपल सी बात है। ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब तुम्हारे पास Rx है, यही तुम्हारे पास F1 है। ये भाई साहब कौन है? ये तुम्हारे पास Ry है, यही तुम्हारे पास F2 है। इसने कहा ठीक है सर। तुम कहोगे सर फंस गए लोग, फंस गए सर हम लोग, cos 53 की वैल्यू पता ही नहीं है, sin 53 वैल्यू पता नहीं है। अरे यार अगर तुमको cos 53 की वैल्यू नहीं पता है, तुमको इसकी वैल्यू तो पता है ना, tan 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/3। तुम कहोगे हाँ पता है। अब अगर इसकी वैल्यू तुमको 4/3 पता है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक ट्राइंगल बना सकते हो, ठीक है। ये तो तुम लोग आता ही है, तुमने बहुत सीखा है ये सब चीज़, ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक, ये तुमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये कितना हुआ 53 डिग्री, ये कितना हो गया 5। अब cos 53 डिग्री कैसे लिखोगे? तुम कहोगे cos 53 डिग्री होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। sin 53 डिग्री क्या लिखोगे? sin 53 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। जैसे ही मैंने Rx और F1 की वैल्यू निकालनी चाहिए, वो R cos 53 वैल्यू 3, तो मैंने R की वैल्यू रखी 5, cos 53 की वैल्यू रखी 3 × 5, और ये मैंने निकाला, आंसर आ गया 3 न्यूटन। मैंने Ry की वैल्यू निकालनी चाहिए, ठीक है, और तुम्हारे पास Fy की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे निकालना चाहा, ये हो गया R तुम्हारे पास sin 53 डिग्री, और हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना 5 इंटू तुम्हारे पास 4/5, और ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई 4 न्यूटन आ गई। ये आ गई तुम्हारे पास F1 की वैल्यू, और ये आ गई तुम्हारे पास F2 की वैल्यू। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। सभी लोगों को बात समझ आई? हमने कुछ नहीं किया, जो चीज हमने पहले सीखी थी अब हमने उसका उल्टा सीखा। इसका मतलब तुम अगर मुझे F1 F2 थीटा दोगे तो मैं R और अल्फा निकाल लूंगा। तुम अगर मेरे को R और अल्फा दे दोगे, है ना, तुम अगर मेरे को R और अल्फा दे दोगे तो मैं तुम्हारे पास ये वैल्यू निकाल लूंगा। इसने कहा कि ठीक है सर, यहाँ तक से साथ बात समझ आई। अब इसने कहा कि मान लो कि अब हम लोग को ये वाला एंगल निकालना था, ठीक है, मान लो कि हम लोग को अब ये वाला एंगल निकालना था, तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब समझना ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। अब इसने कहा कि देखिए, अब ये तुम्हारे पास F2 है और ये तुम्हारे पास F1 है। अब कोई कहेगा कि ये वाला एंगल कितने कैसे निकालेंगे? अब सिंपल सी बात है, हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाले हैं। इसका मतलब योर Rx एंड Ry आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये तुम्हारे पास हमेशा परपेंडिकुलर ही रह रहे हैं। इसका मतलब ये अल्फा है, ये 53 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये होगा तुम्हारे पास 53, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 37 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। अपने आप तुम्हारे पास थीटा निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। सभी लोगों को बात समझ में आई? किसी के मन में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, कहीं किसी को लग रहा हो कि ये बात अपने को नहीं समझाई तो मेरे को आप बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नो सर। ठीक, अब देखो, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपको काफी टेढ़े एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसको जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये एग्जांपल आने वाले समय में फिजिक्स में तुमको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो मैं तुमको अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो जरा देखना। मान लो कि तुम्हारे पास एक सर इंक्लाइन प्लेन है। हाँ बेटा बोलो। सर जो ऊपर वाला डायग्राम तो उसमें हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। इस वाले डायग्राम में तुम्हारा परपेंडिकुलर आंसर रहेगा। F1 और F2 तुम्हारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, उसमें 90 डिग्री आंसर आएगा इसमें, ठीक है। अगर मान लो सर जैसे, अगर परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ तो तुम निकाल लोगे उठा करके। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो ये वाले फॉर्मूले में पुट करना, tan अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारे पास जो है F2 sin थीटा अपॉन तुम्हारे पास F1 प्लस तुम्हारे पास F2 तुम्हारे पास cos थीटा। अल्फा की वैल्यू पता ही होगी, F2 की वैल्यू पता ही होगी, F1 की वैल्यू पता ही होगी, F2 की वैल्यू पता होगी, यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा। बड़े आराम से निकाल सकते हो, ओके सर। ठीक है। भाई सारी वैल्यू पता है ना, अल्फा पता है, तो अल्फा पता है अपन लोगों को, F2 अपन लोग निकाल चुके, F1 अपन लोग निकाल चुके, आराम से थीटा निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल अब आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग क्या है अपने पास, नेक्स्ट थिंग अपने पास है
हाँ, मेरे को कुछ इंट्रिकेट एग्जांपल्स आपको सिखाने हैं, अब जरा समझना। अब यहाँ पे होता है एक कंफ्यूजन, मैं वो कंफ्यूजन ही आपको सिखाना चाहता हूँ जो बच्चों में होता है बहुत। लेट्स सपोज कि मैंने ऐसे लेना है सवाल को कि ये मैंने एक यहाँ पे बनाया और ये मैंने एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, ठीक है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या किया, हमने एक बॉडी ले ली, ठीक है, और हमने इस पर्टिकुलर बॉडी पे जो है हमने यहाँ पे कहा वजन इस बॉडी का तुम्हारे पास है। अब सिंपल सी बात है, इस बॉडी का वजन है तो ये बॉडी का जो वजन है कहाँ लगेगा, इस बॉडी का वजन लगेगा नीचे, डब्ल्यू। उसने कहा ठीक सर। लेट सपोज ये वाला एंगल 37 डिग्री था, ठीक है। ये वाला एंगल तो आपस कितना होगा, 90 होगा, ये तो दिख ही रहा है 90 है। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि ठीक है, सही है। और अब मैं कहूँगा कि तुमसे कि ये वाला एंगल कितना होगा, 90 में से 53 गए तो कितना बचा, ये बचा तुम्हारे पास 37 डिग्री, ठीक है। हमने कहा ठीक। अब व्हाट आई वांट हियर, मैं तुमसे एग्जैक्टली क्या चाहता हूँ कि तुम पहली बात तो इस बात को अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दो कि भाई मैंने ये वाली तो पर्टिकुलर एक्सेस बनाई है, ठीक है, ये मैंने वाई वाई एक्सेस बनाई है। अरे ये क्या मतलब हुआ, आप अपने हिसाब से एक्सेस बना लो। नहीं, मैं अपने हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए है, मेरे को दो कंपोनेंट चाहिए। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर ये वेट तुम्हारा जो है 20 न्यूटन है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका वेट इधर की तरफ कितना लगेगा और इसका वेट इधर की तरफ कितना लगेगा। सर ये तो नहीं निकाल सकते। अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, काहे नहीं निकाल सकते। इसने कहा कि ठीक चलो निकाल के देखते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने कहा कि ये वाला जो तुम्हारे पास एक्सिस है, इसको मैंने अपना एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है, इसको मैंने अपना वाई एक्सिस बनाया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है, सुनो पहले, बच्चे सुनो क्या कहते हैं और फिर टीचर क्या समझाते हैं ये भी सुनो। बच्चे कहते हैं कि देखिए सर, आपने क्या समझाया ना, आपने ये समझाया कि जब हम लोगों ने ए वेक्टर बनाया था, तो जब हमारा क्या नाम है एक्स कॉम्पोनेंट निकालने की बारी आई तो आपने ए कॉस अल्फा लिख दिया, ठीक है सर। जब वाई कॉम्पोनेंट निकालने वाली आई तो आपने ए साइन अल्फा लिख दिया, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये बात हमारे दिमाग में फिट हो गई। अब बच्चों को क्या लगता है कि एक्स एक्सिस से जब निकालेंगे तो ए कॉस अल्फा निकालेंगे और वाई एक्सिस से निकालेंगे तो ए साइन अल्फा निकालेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेरा जो डब्लू है यहाँ पे, ये मेरा जो डब्लू है वो इस समय मेरा आर है। तुम कहोगे हाँ ठीक है, डब्लू आर है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ये वाला कंपोनेंट निकालूं और ये वाला कंपोनेंट निकालूं, ठीक है। मैंने कहा कि अलोंग, अलोंग तुम्हारे पास मैं नाम दे देता हूँ, अलोंग तुम्हारे पास एम एन और अलोंग तुम्हारे पास जो है एम एस, ठीक है। अलोंग एम एन मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ तुमको यहाँ पे, अगर मैंने अलोंग एम एन निकाला तो मैंने क्या बताया कि मैं इसे लिखूंगा आर कॉस 37, ठीक है। और मैंने लिखा तुम्हारे पास अलोंग तुम्हारे पास एम एस, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास आर साइन 37, ठीक है। इसने कहा ओके ठीक है। अब मैं फिर से कुछ लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मैं अगर अलोंग तुम्हारे पास जो है अलोंग तुम्हारे पास जो एम एन लिखने वाला हूँ, तो मैं लिखूंगा तुम्हारे पास आर साइन 53, ठीक है। और अगर मैं अलोंग तुम्हारे पास जो है एम एस लिखने वाला हूँ तो मैं लिखूंगा तुम्हारे पास आर क्या नाम है, आर साइन हो गया है, आर एम एन में तुम्हारे पास आर साइन 50, हाँ, एम एस में आर तुम्हारे पास कॉस 53। अब आपको लगेगा ये क्या किया है आपने, पहले तो आप समझाओ। देखो भैया ऐसा है, मैं क्या चाह रहा था कि आप मुझे आर वाई की वैल्यू बता दो और आप मुझे आर एक्स की वैल्यू बता दो, ठीक सर, समझ में आ गया। आर वाई की वैल्यू के लिए मतलब एम एन के अलोंग मैंने एक कंपोनेंट निकाला, वजन का एक कंपोनेंट निकाला, ठीक है। और आर एक्स का मतलब है कि मैंने अलोंग जो इंक्लाइन प्लेन था उसके अलोंग वजन का एक कंपोनेंट निकाला। मतलब मैंने देखा कि वजन इधर कितना लग रहा है, वजन इधर कितना लग रहा है, उसने कहा ठीक है। अब जब मैंने अलोंग एम एन लिखा तो मैंने अपना एंगल जो कंसीडर किया है वो 37 कंसीडर किया है। 37 को मैंने ध्यान पे दिया। अब इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे दो डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तब आप चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर डायग्राम को यहाँ पे बनाया है इधर की तरफ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इधर की तरफ जो है ये बनाया है, ठीक है। अब समझना जरा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये मेरा जो है ऑब्जेक्ट था, कहोगे हाँ ऑब्जेक्ट था आपका, ठीक। अब मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे ये लगाया, मैंने ये लगाया मैंने अपना डब्ल्यू जो कि मेरा आर है, ठीक है। तुम कहोगे हाँ ठीक, तुम कहोगे कि ठीक है सर, फिर यहाँ से एक यहाँ उठा लेते हैं, ठीक है, उठा लिया। फिर यहाँ से सिमिलरली तुम्हारे पास हमने यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी उठा लिया ये इधर की तरफ, और हमने एक जो है यहाँ पे उठा लिया इधर की तरफ, ये यहाँ पे उठा लिया हमने, ठीक।
अब समझना, ये अगर तुम्हारे पास W है, R है, मेरा जो पहला वाला डायग्राम है उसमें मेरा कंसर्निंग एंगल 37 डिग्री है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 53 डिग्री से, ठीक है। इसमें मेरा कंसर्निंग एंगल जो है, इसमें मेरा जो कंसर्निंग एंगल है, इसमें जिस पर्टिकुलर एंगल पर मैं ध्यान दे रहा हूँ वो मेरा 53 डिग्री वाला एंगल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 37 से। इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरा एंगल 37 था, ठीक है, और मैंने जब उसका कॉस कंपोनेंट इस्तेमाल किया तो मैं आर वाई पे पहुंच गया, और जब मैंने उसका साइन कंपोनेंट इस्तेमाल किया तो मैं आर एक्स पे पहुंच गया। इसने कहा ठीक है। जब मेरा एंगल 53 डिग्री था, जब मैंने उसका कॉस कंपोनेंट इस्तेमाल किया तो तुम्हारे पास मैं आर एक्स पे पहुंच गया, ठीक है, और जब मैंने उसका साइन कंपोनेंट इस्तेमाल किया तो मैं आर वाई पे पहुंच गया। अब इससे बात समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब मेरे पास रिजल्टेंट होगा तो 100% मेरे पास हर बार दो एंगल होंगे, एक ए वेक्टर से होगा, एक बी वेक्टर से होगा, है ना। सिंपल सी बात है। अगर मैं तुम्हारे सामने ये पर्टिकुलर डायग्राम यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई तुम्हारे पास ये कोई आर वेक्टर है, ठीक है, और अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि ये आर वेक्टर है, ये अगर 53 डिग्री है तो ये तो 37 डिग्री होगा ना, ये तो ऐसा तो है होगा नहीं कि होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा। अब ये मेरा आर वेक्टर कहता है कि मैं इसको देखूं या इसको देखूं, इसने कहा तुम दोनों को देखो और दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे को आर गिवन होगा, नाउ इट डिपेंड्स ऑन मी, मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सा एंगल लेना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं 53 एंगल डिग्री को एंगल को चूज करना चाहता हूँ, मैं 37 को देखना तक नहीं चाहता। आपने आर ने ए से तुम्हारे पास 53 डिग्री बनाया, अगर आप आर के साथ कॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप आर के साथ कॉस का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको ए की वैल्यू देगा, और अगर आप आर के साथ साइन का इस्तेमाल करते हैं तो ये तुम्हारे पास जो है बी की वैल्यू देगा। अब ठीक है, अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि मान लो इसी पर्टिकुलर तुम्हारे पास केस में अगर हम तुमसे ये कह देते, अगर हम तुमसे ये कह देते कि नहीं, किसी फ्रेंड ने क्या करा, किसी फ्रेंड ने कहा नहीं नहीं सर हमको 53 से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो 37 से मतलब रखेंगे। इसका मतलब है कि जब आप कॉस कंपोनेंट से अगर आप आर कॉस 37 निकालोगे तो वो आपको बी की वैल्यू दे देगा, ए की वैल्यू नहीं देगा। इट मीन्स दिस इज नॉट अ कंडीशन, ये कोई कंडीशन नहीं है कि कॉस निकालेंगे तो वो वाई कंपोनेंट दे। इसका मतलब ये कोई कंडीशन ही नहीं है कि कॉस निकालेंगे तो वाई एक्स कंपोनेंट दे। इसका मतलब कॉस निकालने में वाई भी दे सकता है, कॉस निकालने में एक्स भी दे सकता है, डिपेंड करता है एंगल कौन सा लिए हो, ठीक है। इसने कहा ठीक है, अगर मैंने आर साइन 37 लिया होता तो मेरे को ए वैल्यू आ जाती। सभी लोग को बात समझ में आ रही है, सभी लोग को बात क्लियर हो रही है। यहाँ पे मेरा कंसर्निंग एंगल 53 डिग्री था, तो मैंने जिससे एंगल बना, आर ने, आर और तुम्हारे पास ए के बीच में एंगल बन रहा है, आर और बी के बीच में एंगल को अपन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर आर का तुमने कॉस निकाला तो वो तुमको ए की वैल्यू दे रहा है, अगर तुमने आर का साइन निकाला तो तुमको बी की वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर कंसर्निंग एंगल तुमने 37 लिखा, 53 को तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तो आर के साथ तुमने अगर कॉस निकाला तो तुमको बी की Excuse me, वैल्यू sir. दे देगा। हाँ बेटा बताओ, बोलो। Where is B? बी ये है ना, ये रहा, ये बी, और ये तुम्हारे पास बी, ये तुम्हारे पास ए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, Yes, sir. आर कॉस 37 बी की वैल्यू दे देगा, आर साइन 37 ए की वैल्यू दे देगा। इसका मतलब ये हुआ हम जिससे एंगल बना रहे होते हैं उसको हमेशा कॉस देना होता है, जिससे नहीं बना रहे होते हैं उसको हमेशा साइन देना होता है। बात समझ आई, जरा रीजॉइन कर लो, टाइम कंप्लीट हो रहा है, फिर से बताएं।